खबर दमदार है। इसमें काफ़ी सारी खबरें इस वीक में आनी है कि इवेंट्स क्या हैं, उन पर नज़र डालते हैं एक बार। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी खबर सबसे ज़्यादा दमदार बनेगी और किसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ एक साइडवेज मूवमेंट मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरह की खबरें हैं और एक उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइडर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इस वीक की इवेंट्स क्या हैं और उनका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल सकता है। आज ऑटो सेल्स के डेटा देखने के लिए मिलेंगे, ग्रेजुअली पूरे दिन आते रहेंगे। पीएमआई का डेटा, जीएसटी कलेक्शन, इन पर भी नज़र रहेगी। साथ ही 2 जुलाई यानी कि कल ईसीबी फोरम में काफ़ी सारे जो हेड्स हैं, भले ही वो फेड के हों, ईसीबी के हों, ब्राज़ील के हों, वो सभी इंटरेस्ट रेट को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर दुनिया भर की नज़रें होंगी कि किस तरह से रेट को लेकर आगे की बातें आती हैं सामने इस फोरम से। साथ ही 2 इम्पॉर्टेंट कंपनीज के लिए दिन रहेगा। ऑयल इंडिया का बोनस इश्यू रहेगा, साथ ही बजाज कंज्यूमर का बायबैक शुरू होगा। बायबैक की रिकॉर्ड डेट है 4 जुलाई को यूके का इलेक्शन होगा, तो ये एक बड़ा की इवेंट रहेगा जियोग्राफिकली, और इसका इम्पैक्ट भी दुनिया भर में देखने के लिए मिल सकता है थोड़ा बहुत। 5 जुलाई को बजाज अपनी सीएनजी बाइक लॉन्च करेगा, तो यहाँ पर भी एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। कुछ सर, अगर मैं देखूं, पहला जो इम्पैक्ट है, पहला जो डेटा आ रहा है ऑटो सेल्स का, सर कोई ऑटो काउंटर लग रहा है? क्योंकि जितना हम देख रहे थे कि ऑटो पर जो बातें हो रही थी, टू व्हीलर सेल्स डिक्लाइन होने की बात है। जून में एक्सट्रीम जो समर पड़ा उसकी वजह से रूरल डिमांड थोड़ी सी हिट हुई है, इस तरह की कुछ खबरें हैं। साथ ही सभी ऑटो कंपनीज के डेटा जुलाई में जो आएंगे आज और अब अगले 1-2 दिन जो भी देखने के लिए मिलेंगे, वो उतने स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर ऑटो कंपनीज को? हाँ, ऑटो कंपनीज मुझे लग रहा है साइडवेज रहेगा, मानसून पर डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि अभी तक आप देखो अच्छा मोमेंटम रहा है ऑटो स्टॉक्स में। बट 1 जुलाई से फोर व्हीलर्स में काफी प्राइस में बढ़ोतरी आई है। टू व्हीलर्स में मानसून अच्छा रहता है तो डिमांड बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऑटो स्टॉक जुलाई सीरीज के लिए मुझे लगता है साइडवेज रहेगा। अगर मानसून अबाव नॉर्मल रहता है ओवरऑल इंडिया में, तो ही मुझे लगता है कि अगस्त में और सितंबर में सेल्स बूम होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स से मैं फिलहाल दूर रहूंगा। मुझे लगता है ऑलरेडी दो चीजें, ऑलरेडी फंडामेंटली थोड़ा सेल्स में मुझे प्रेशर दिख रहा है, और ऑलरेडी टेक्निकली देखो सर तो 1 जनवरी से अभी तक ऑटो ने आउट परफॉर्म किया। एमएनएम, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स सबने अच्छी रैली दे चुकी है। तो टेक्निकली भी एक लगता है कंसंट्रेशन से एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। जी। दूसरा की इवेंट है ईसीबी फोरम। वहाँ से तो जो स्टेटमेंट निकल कर आएंगे उनको देखना ही होगा, लेकिन 2 कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट दिन रहेगा कल का। उसमें रहेगा एक तो ऑयल इंडिया का, जिसका कि बोनस इश्यू रहेगा। 2 शेयरों पर 1 शेयर का बोनस मिलने वाला है, और रिकॉर्ड डेट 2 जुलाई की रखी गई है। यानी कि आज अगर किसी के अकाउंट में है और कल की रिकॉर्ड डेट में वो आज पाते हैं शेयर, तभी उसको ये बोनस शेयर इशू का फ़ायदा मिल पाएगा। सर, ऑयल इंडिया में ऑलरेडी एक मूव हमने लंबे समय में तो काफ़ी अच्छा बनते हुए दिखाई दिया। क्या शॉर्ट टर्म प्ले कर सकते हैं आज? हाँ, डेफिनेटली ऑयल इंडिया में शॉर्ट टर्म प्ले नहीं करना चाहिए। पीएसयू स्टॉक्स में कभी शॉर्ट टर्म प्ले मत करो, इतना मोमेंटम नहीं रहता है, वो न्यूज बेस्ड रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखो सर। ऑयल इंडिया आप देखो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट ईयर 300 रुपये था ये इसी समय पे, आज 750 है। तो इट्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक, बाई करो 688 के स्टॉप लॉस से ऊपर। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1000 तक जाएगा, तो डेफिनेटली होल्ड करके रखो। जी। तो यहाँ पर इस काउंटर को होल्ड कर चलने की ही राय। सर, दूसरा काउंटर बजाज कंज्यूमर, जिसमें कि बायबैक खोल रहा है। बायबैक की रिकॉर्ड डेट 2 जुलाई है, यानी कि जो आज लेगा उसको कल की रिकॉर्ड डेट मिल जाएगी, और उसके बाद जो बायबैक ओपन होगा वो करीब 9 जुलाई से होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 290 रुपये पर शेयर का बायबैक है मैक्सिमम प्राइस, और 4% इक्विटी का बायबैक है। बायबैक पर कंपनी करीब 167 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। 270 रुपये आ चुका है। क्या ये वाइजेबल डिसीजन रहेगा कि एक केवल 20 रुपए के बायबैक, जिसमें कि आपको पता भी नहीं कि टेंडर कितने हो पाएंगे आपके, और उसके लिहाज से इस शेयर को बाय करना चाहिए यहाँ पर? नहीं 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 नहीं, बायबैक के हिसाब से बाय मत कीजिए। कॉर्पोरेट एक्शन में तो ये मानता हूं सर, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो वो रीजन से स्टॉक्स बाय मत कीजिए। लॉन्ग टर्म अगर है इन्वेस्टमेंट तो ही आप ये सब, क्योंकि लोग ने टीसीएस में भी मुझे याद है फरवरी 2022 में जब 4000 पे बायबैक आया था, लोगों को लग रहा था कि ये 4000 तक जाएगा, कर लेगा। आज तक टीसीएस 4000 अभी वापस नहीं आया है। तो ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन के लिए खरीद पैसे मत लगाओ सर, इतने छोटे अमाउंट के लिए। जी।
इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर प्रियांशु। प्रियांशु जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। जी सर, गोपाल का सर 37 शेयर, तो सर मैं पूछना चाहता हूँ होल्ड करूँ या फिर सेल कर ओके, दूँ। प्रियांशु जी की आवाज़ तो क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन गोपाल स्नैक्स के इनके पास 37 शेयर हैं 401 रुपीज़ के प्राइस के। सर गोपाल स्नैक्स में कैसे मूव देख रहे हैं आप? लिए अगर आप स्नैक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्नैक्स की जो पैकेट स्नैक्स की मार्केट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के दिन में कोई घर पे कुछ बनाता नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि गोपाल स्नैक्स जो एज अ डिस्क्लोजर इट कम्स समहाउ वी हैव कॉमन ऑडिटर, तो मैं आई नो सम थिंग्स, तो एज अ डिस्क्लोजर ये अच्छी कंपनी है गोपाल स्नैक्स, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो। 420 तक आएगा, स्टॉप लॉस 310 का रख के चलो। जी, एक बार की इवेंट्स पर फिर नज़र डालते हैं। 4 जुलाई को यूके में इलेक्शन होंगे। जो ऋषि सुनक हैं, उनकी पार्टी थोड़ा लैग कर रही है, जो जिस तरह के पोल वहाँ से आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वहाँ पर लेबर पार्टी जो है वो लीड कर रही है। तो अगर लेबर पार्टी जीतती है वहाँ पर यूके के इलेक्शन, तो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सर कैसे देख रहे हैं यूके के इलेक्शन का इम्पैक्ट? हालांकि ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है कि एक कंपनी है इन्फोसिस, जिनके की प्रमोटर उनके दामाद हैं, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं। लोग ऑन द लाइटर नोट लोग ये सोचते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, दामाद उनके यूके में हैं तो कुछ यूके में कंपनी का कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर नहीं बनते हैं मान लीजिए प्रधानमंत्री, तो क्या कुछ लगता है कि इन्फोसिस पर कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट 1% भी होगा? मुझे नहीं लगता सर, ये सब चीजें देखो अभी, पहले ये सब चीज होती है, लेकिन अभी आजकल के जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स है वो स्मार्ट हो चुके हैं। व्हाट मैटर्स टू द प्राइस इज मोर ऑफ डायरेक्ट कुछ कनेक्शन हो, तो आई डोंट थिंक सो इन्फोसिस का कुछ डायरेक्ट कनेक्शन होगा यूके की पीएम कैंडिडेट से, या तो आई डेफिनेटली डोंट थिंक कि आपको इसकी वजह से कुछ सेल ऑफ करना चाहिए। जस्ट होल्ड, क्योंकि टेक्निकली और फंडामेंटली आईटी स्टॉक्स नए शिखरों को टच करेंगे ऐसा लग रहा है, तो ऐसी बेवकूफी मत करना। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर यूके में कोई भी इलेक्शन जीतता है, आपको इन्फोसिस को नहीं देखना है। चलिए, अब हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विवेक कारवा, सीईओ वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक। सर आप, वैसे तो मैं जानता हूँ आपका शौक घूमने का है, लेकिन क्रिकेट भी देखते हैं सर? क्रिकेट तो मैं बिल्कुल नहीं देखता। कोई कोई आइडिया नहीं है। बच्चे बैठ के देख रहे थे उस दिन रात को, मैं तो सो गया था। फिर पटाखे फूटे तब चला कि पता चला कि जीत गए हम लोग। चलिए, बढ़िया बात है। सर एक इवेंट आ रहा है 5 जुलाई को, जिसमें कि बजाज ऑटो सीएनजी बाइक लॉन्च करेगी। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे इवेंट को? क्योंकि अब सीएनजी में अभी तक तो हम 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को ही देखते थे। 2 व्हीलर्स के लिए एक बड़ा, एक कह सकते हैं बड़ा मार्केट शेयर भी खुलने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं सर बजाज ऑटो को? तो देखिए, ये बात मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ कि जो आज फ्लीट है, फ्लीट सिर्फ ट्रकों की या बसेस की नहीं, जो आपकी 4 व्हीलर्स है, मतलब एसयूवीज है, कार्स है, 2 व्हीलर्स है, ये सारा का सारा ओवर ए पीरियड ऑफ, ये समझ लीजिए कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक न्यू लाइफ है। क्यों? पहले तो अगर आज ये सीएनजी और ऐसे ई व्हीकल्स नहीं हो, तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो पूरा पूरा सैचुरेटेड है। कोई आपकी सेल्स मतलब इतना कोई दिखने वाला नहीं है। और ऑलरेडी वो अभी भी नंबर्स में वैसे ही दिख रहा है। जो जो कंबशन ओल्ड पुराने कंबशन इंजिन थे, वो वाले सेल्स अभी बहुत सैचुरेटेड पॉइंट पे आ चुके हैं। लेकिन एक है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा, ज्यादातर लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो सीएनजी और ई व्हीकल्स की तरफ लोग धीरे धीरे शिफ्ट होंगे। और जब ये लोग शिफ्ट होंगे, जो रोड पे पुराना कंबशन इंजन वाला है, ये पूरा का पूरा आपको समझ ले रिप्लेसमेंट होते हुए दिखेगा। ये आपको लगेगा अगला 10 से लेके 15 साल का ये ट्रेंड रहेगा। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव है ओवरऑल। और जैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी में कोई भी ऐसी व्हीकल्स आती है, तो आई थिंक इट विल बी वेलकम मेशर।
अब तो ई व्हीकल्स में भी आपको दिखने लग गया है कि दो दो बैटरियां डाल के बाइक्स आने लग गई है, तो पूरा का पूरा शिफ्ट वहां पे आपको होते हुए दिखेगा। तो अच्छी चीज जी है, गुड न्यूज है इनफैक्ट। और आगे चल के पुराने इंजन नहीं और ऐसे टाइप के बाइक्स आपको ज्यादा बिकते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, बजाज ऑटो में तो स्ट्रेंथ है ही, लेकिन जो सीएनजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनमें भी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आईजीएल और एमजीएल में अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है। कुछ सर कैसे देख रहे हैं इन दोनों को ऑन चार्ट्स? हाँ, डेफिनेटली ओवरऑल गुजरात गैस मुझे काफी पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपने बोला सर, ये सब गैस डिस्ट्रीब्यूशन को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। फिलहाल जो जीएसटी का जो रूमर्स चल रहा है उसकी वजह से वॉलेटिलिटी थी इस सेगमेंट पे, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। 600 के स्टॉप लॉस से अभी बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ मुझे लगता है गुजरात गैस 780 टच करेगा आने वाले 3-4 महीने में। जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, मिस्टर जितेंद्र। जितेंद्र जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर मेरे पास दो क्वेश्चन है। जी सब पूछिए। सर एक तो कौन कोर में कंट्रैक्ट कॉर्पोरेशन चाहिए, जी कॉनकोर की पोजीशन है, और सर दूसरा? और दूसरा क्वेश्चन है सर, मैंने जियो फाइनेंस के 220 शेयर लिए 345 पे। जी एक साल में होल्ड कर सकता हूँ सर, लेकिन ये दिन में दिन नीचे आ रहा है, तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? ठीक है, तो पहले कुछ सर से आपके स्टॉप लॉस के लिए पूछ रहे थे। सर जियो फाइनेंस में कहीं पर कोई स्टॉप लॉस लगाने के कुछ सर? जियो फाइनेंस मुझे लगता है अगर आप एक साल के नजरिए से लगते हो तो 315 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 410 415 आएगा एक साल में, क्योंकि बिजनेस जैसे जैसे वो अनलिश करेंगे तो इनकम्स और ये सब जनरेट करना शुरू होगा। तो जियो फाइनेंशियल मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए 315 के स्टॉप लॉस से। और मेरी राय जी तो ये है कि सर अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो तो बेस्ट है। जी, तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल वैसे तो सर का लॉन्ग टर्म कॉल है, लेकिन 315 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। विवेक सर, कॉनकोर को कैसे देख रहे हैं आप, और एंटायर रेलवे स्टॉक्स को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस पे लिमिटेड कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि कॉनकॉर निचले स्तरों पे काफी बाइंग किया हुआ है हमने और हमारे क्लाइंट्स ने। तो यहाँ पे बाई या सेल रिकमेंडेशन देना वाजिब नहीं होगा एज पर रूल्स। तो कमेंट मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, हाल ही में कॉनकॉर स्टॉक नीचे गिरा था बॉन्ड म्यूचुअल फंड पे, जब वो सेबी का इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये न्यूज आई थी, और उसके बाद में वापस स्टॉक स्टेबल है। तो अब इससे ज्यादा, क्योंकि अगर क्लाइंट अब प्रॉफिट में है तो बेचने लगे तो वो टोटली नेगेटिव ये हो जाएगा, इसके लिए अवॉइड करना। जी, कुछ सर आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं जो आप रिकमेंड कर रहे हैं? मेरे ख्याल से दो स्टॉक्स है सर, दोनों पीएसयू स्टॉक्स है। मुझे लगता है यहाँ से 2-3 महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट या कंसोलिडेशन में रहेगा या फिर वॉलेटाइल रहेगा तो इरिटेटिंग हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी एक स्टॉक है जो मुझे पसंद है। ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। 250 का स्टॉप लॉस, टारगेट बन रहा है 345 का। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी एंट्री मिल रही है। और सेकंड स्टॉक है रेलवे स्टॉक आईआरएफसी। आप रेवेन्यूज देखोगे तो काफी बड़े हैं, तो फंडामेंटली आई एम वेरी मच बुलिश। मैंने डीपली स्टडी करके वी हैव इनिशिएटेड दिस फंडामेंटल कॉल टू माय क्लाइंट्स लास्ट वीक। तो ये लेवल पे आईआरएफसी भी बाय करें। स्टॉप लॉस 169 का रखिए, 160 का रखिए। मैं गलती से 169 का लेवल दिया, बट 160 के स्टॉप लॉस से आप बाय कीजिए इसको। ऊपर से 245 का टारगेट है। जी, तो सर ने दो कॉल दी हैं, एक ओएनजीसी जहां पर कि आपको पोजीशन बना सकते हैं, दूसरी पोजीशन बनानी है सर की आईआरएफसी में, जहां पर कि सर ने जो कॉल दी हैं वो है टारगेट है 245 का, स्टॉप लॉस 169 लॉन्ग टर्म के लिए, और ओएनजीसी में 345 का टारगेट और 250 का स्टॉप लॉस। कुछ सर आप जुड़े हमारे साथ, सर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। अ प्लेजर सर। तो ये थे कुछ सर जिन्होंने कि बताया कि ऐसे कौन से दो काउंटर हैं जहां पर कि इस समय आपको पोजीशन बनानी चाहिए, और खबर दमदार है को यहीं पर विराम देते हैं, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अब शुरू करते हैं मिड कैप मसाला। विवेक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिड कैप मसाला में। विवेक सर, इस समय वैसे
हमने देखा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद कुछ दिन तो लगा कि मिड कैप में एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन पिछले 10 दिन से ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत आ रही है कि स्टॉक्स एक रेंज में फंस गए हैं। सर, कोई मिड कैप स्टॉक्स आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट है या ये पर्टिकुलर सेक्टर है जहां पर कि मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए? हाँ, विवेक देखिए, मतलब मैं देख रहा हूँ चार्ट में 19 जून से मिड कैप इंडेक्स जो है वो एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, और इसके लिए लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा फंसा हुआ है। लेकिन आज भी स्टॉक स्पेसिफिकली मूवमेंट्स दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब फिर एक एक चीज है कि आपको बहुत ही सावधानी से लेना है अगर कुछ भी ले, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मिड कैप एकदम डिस्कम्फर्टिंग लेवल्स पे है। और यहाँ पे अगर कोई भी, अब देखिए, नेगेटिव न्यूज कब कहाँ कब क्या और कैसे आती है ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ भी वैसा होता है तो आपको दिखेगा कि मिड कैप में अच्छा खासा आपको करेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। और स्टॉक्स वापस आप अगर क्या ले रहे हो इस पे बहुत डिपेंड करता है। देखिए, सेक्टोरल वाइज मुझे तो आज भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अच्छा लगता है, तो उसमें भी मिड कैप स्टॉक्स काफी है। तो आप वैसे सेलेक्टिवली जाइए। और ओवरऑल ब्लैंकेट आप अगर व्यू मांगो तो मुझे तो, मतलब मैं तो बहुत केयरफुल हूँ। और मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी, स्मॉल कैप में तो और भी ज्यादा वैल्यूएशन है इनफैक्ट। तो हमने तो क्लाइंट्स को ऑलरेडी बोला हुआ है कि स्मॉल कैप से जैसे जैसे आपको मौका मिले एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए। और जो लार्ज कैप है वो इंडेक्स अभी भी कंफर्टिंग है, क्योंकि भले ही सेंसेक्स 79,000 निफ्टी 20,000 ट्रेड कर रहा हो, लेकिन वैल्यूएशन वाइज लार्ज कैप्स अभी ठीक ठाक लग रहे हैं। मिड एंड स्मॉल कैप्स आप बहुत सावधान रहना है। बिल्कुल, तो मिड कैप स्मॉल कैप से सावधान रहना है और थोड़ा सा लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सवाल आ रहे हैं सर, मिड कैप पर ही ज़्यादा आ रहे हैं। नवीन कुमार जी का सवाल है पीएनसी इंफ्रा पर। सर, इनके पास 481 के प्राइस के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए, पीएनसी इंफ्रा वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक लग रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी सरकार, मुझे लगता है कि उसका फायदा भी इस कंपनी को आगे चल के मिलेगा। तो इसके लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन हाँ, कंपनी का जो डेट लेवल्स वगैरह है वो इतना कोई कंफर्टिंग नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन ठीक लग रहा है, तो इसके लिए आप इसको होल्ड करिए। मुझे लगता है कि करीबन 450 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको रख सकते हो। और एक और चीज है कि जो भी मिड है या स्मॉल कैप आज के दिन आप लेते हो तो विदाउट स्टॉप लॉस तो आपको रहना ही नहीं है। भले कोई भी अनलिस्ट टीवी पे या फिर यूट्यूब पे स्टॉप लॉस बोलना भी भूल जाए, आपको पक्का लगाना है। बिल्कुल, वैसे तो इनके प्राइस के पास ही चल रहा है, 486 का भाव चल रहा है, अभी 481 का लिया हुआ है। लेकिन सर, आपको राय मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला हुआ है लालदेव पंडित जी का, जो कि पूछ रहे हैं कि वक्रांगी के शेयर में क्या करना चाहिए। सर, 27 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने ऑलमोस्ट, और 557 शेयर हैं इनके पास। अभी लॉस में जा रहा है। हाँ बिल्कुल, लॉस में जा रहा है सर, 22.5-23 के आसपास चल रहा है ये काउंटर। क्या करना चाहिए सर? बेच के निकल जाइए और कहीं इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट आपका रिकवरी जल्दी होगा। मुझे नहीं लगता है कि कंपनी कोई खास है यहाँ पे। और इनफैक्ट इस कंपनी की आप अगर हिस्ट्री देखो तो ये 2006-07 जबरदस्त चल रही थी, उसके बाद में टोटली आउट हो गई। ठीक है, कंपनी खत्म नहीं हुई, लेकिन लेने लायक कुछ नहीं है। तो सर, लेना क्या है अगर ये बेचेंगे, क्योंकि इनको लॉस तो हो जाएगा करीब 10-15% का, कहाँ से ऑफसेट हो पाएगा? आप देखिए, आज भी अगर एचडीएफसी बैंक टाइप लेते हो, क्योंकि मैंने तो बहुत बार रिकमेंडेशन दिया है और काफी स्टॉक ने भी अच्छा किया है, मुझे लगता है कि आज भी अगर लेते हो तो आपको 200-300 रुपये आराम से एचडीएफसी बैंक में मिल जाएगा। मतलब हाँ, लगेगा 6-1 महीने, लेकिन एटलीस्ट बाजार में करेक्शन आता है तो भी आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा। तो वैसे आप स्टॉक्स लीजिए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट लेवल ज्यादा है, मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत कंफर्टिंग, मतलब वो कंफर्टिंग फैक्टर है ही नहीं। जी, विजय कोहली जी का सवाल है, इनके पास सब प्रीमियर एक्सप्लोसिव के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 859 के प्राइस के, क्या करना चाहिए सर? प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, या देखिए वैल्यूएशन वाइज वापस आप अगर देखो, मतलब कंपनी अच्छी है फंडामेंटली वगैरह, और लेकिन वैल्यूएशन वाइज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है ये। तो इसके लिए 900 रुपये जाके आज ये करीबन 770 चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको अगर ये 700 ब्रेक होता है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो 700 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड करिए।
लेकिन वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा वो डिस्कम्फर्टिंग है। तो अगर एक ही लकीली आप अगर एक ही लेवल पे स्टैग्नेशन रहता है और कंसोलिडेट होता है तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर 700 तोड़ता है तो आपको निकलना होगा बाहर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है अंजू भूपेश जी का। उज्जीवन के शेयर प्राइस पर पूछ रही हैं सवाल, और सिरका पेंट के शेयर पे क्या बाय कर सकते हैं अभी? तो उज्जीवन देखिए तो दो है, गाइडेंस उज्जीवन कट स्मॉल। किया तो नीचे आ गया ये शेयर अभी। नहीं, उज्जीवन आप अगर ओवरऑल देखो तो ठीक ठाक है वैल्यूएशन। फाइनेंशियल बैंक जैसे मैंने कहा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री पे मैं मुझे अच्छा लगता है वो सेक्टर। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि आपको डरना होगा इधर। तो आई थिंक उज्जीवन को तो आप रख सकते हो। दूसरा था सिरका पेंट्स। या देखिए अलग टाइप की पेंट कंपनी है ये। इनफैक्ट काफी परफॉर्म किया था इसने अच्छा, और उसके बाद में करेक्शन आया। मुझे लगता है कि आप इसको होल्ड कर सकते हो। और मेनली वुड रिलेटेड पेंटिंग में स्पेशलाइज करती है। मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है ये, और पता नहीं कब इसको एशियन पेंट या फिर आजकल तो बिरला भी बहुत स्ट्रांग होके रखे हैं बाजार में, तो ओप्पस वगैरह कब ऐसी कंपनी इसको टेक ओवर कर ले। लेकिन अगर टेक ओवर करता भी है तो ये अच्छी कंपनी है, आप इसको होल्ड कर सकते हो। जी। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं रमेश जी। सर नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। सर गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल ले लेते हैं, या तो जो इन्होंने बताया हमारी टीम को। स्वराज इंजन के 5 शेयर हैं 3088 रुपये के भाव पर। रमेश जी का सवाल है, पाली से बोल रहे हैं, इन्होंने कॉल किया है। विवेक सर, स्वराज इंजन्स इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए स्पेशली ये बनाती डीजल इंजन है, और अभी शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे कि डीजल धीरे धीरे फेज आउट होगा, और बाकी जो ऑल्टरनेट फ्यूल है उस पे कंपनी फोकस करेगी। ठीक है, समय के साथ ये भी आई थिंक बिजनेस मॉडल बदलेंगे। तो आप उस हिसाब से आप इसको रख सकते हो, और इसका बहुत अच्छा एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट बोल सकता हूँ मैं, करीबन 2400। तो अब इसमें डीप इतना, मतलब कोई बोलेगा कि 450 का स्टॉप लॉस, क्योंकि कंपनी भी वैसे है क्या है कि जब अगर कोई भी बिजनेस मॉडल शिफ्ट करना होता है कंपनी को, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आप मुनाफे में हो तो अभी भी निकल सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कंपनी नया अवतार लेगी धीरे धीरे, तो आपको करीबन 400 का स्टॉप लॉस लगा के, मतलब 2400 का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। जी सर, इनकी 3088 की बाइंग थी, 2830 चला। रमेश जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। रमेश जी नमस्कार सर, पूछिए। सर वैसे सवाल तो हमने ले लिया है, लेकिन आपका बस टाइम होराइजन जानना चाहता हूँ, ये और कितना समय रख सकते हैं? लगता है जी, लगता है रमेश जी से बात हो ही नहीं पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। रमेश जी को उत्तर तो मिल ही गया कि 2400 का एक डीप स्टॉप लॉस आपको लगा कर रखना होगा, और शेयर 2830 है, तो अभी आपको लॉस तो है 250 रुपये का। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया वोडाफोन आइडिया पर। 13 रुपये 60 पैसे पर इन्होंने 3180 शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? सर अब तो काफ़ी कुछ खबरें आ रही हैं, टैरिफ भी बढ़ गया, एक बड़ी खबर तो ये आ गई है, लेकिन शेयर पर मूव नहीं देखने के लिए मिला आज। देखिए जो मूव एक्सपेक्टेड था या फिर खबर एक्सपेक्टेड थी, उसका मूव ऑलरेडी आ चुका था स्टॉक पे। ओके। अब ये एक बहुत बड़ा, मतलब फ्यूचर के लिए क्वेश्चन मार्क है वोडाफोन आइडिया पे कि आप स्टॉक लो या नहीं लो। टोटली मतलब समझ लीजिए कि आप अपने लक को डिपेंड करके ले रहे हो। क्यों, मैं क्यों नहीं लूंगा ये बता देता हूँ खाली। और लोग क्यों ले रहे हैं, हाँ टैरिफ बढ़ा, रेवेन्यू ज्यादा होगा, बिजनेस अच्छा करेगा। अब 5G में भी ये लोग सेक्टोरल वाइज, मतलब एरिया वाइज घुस रहे हैं, तो उसका भी फायदा कंपनी को होगा। ये सब तो है, लेकिन मैं क्यों नहीं लूंगा। अभी भी डेट जो कंपनी में कर्जा है वो बहुत बड़ा है। तो अभी ये जो टैरिफ हाइक होगा 20-25%, उससे कोई कर्जा कम होने वाला नहीं है। इनफैक्ट जो ये लोग ब्याज भरते हैं वो भी मतलब कवर करने के लिए उतना इनकम नहीं आने वाला है। और दूसरी चीज, सब्सक्राइबर बेस इनका कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। ऐसे डिस्क्लोजर वोडाफोन आइडिया का ही मेरा सिम है, लेकिन सिम के सिवा मैं स्टॉक नहीं लूँ। और मेन चीज ये है कि अभी जो हाल ही में बढ़त की है टैरिफ में जियो और एयरटेल ने, आप अगर देखो तो इनके जो एंट्री प्राइस लेवल्स पैकेजेस है जियो और एयरटेल के,
उनमें उन्होंने बढ़त नहीं दिखाई है। मतलब वो लोग गए हैं खाली 4G और 5G पे। मतलब जो वोडाफोन का 2G सब्सक्राइबर बेस है और 3G सब्सक्राइबर बेस है, उसको ये लोग टारगेट करना चाहते हैं। अब वोडाफोन इसको किस हद तक बचा पाएगा, ये कोई आइडिया नहीं। तो जब इतने सारे सवाल हो या क्वेश्चन मार्क्स हो, उस समय आप जाके रिस्क लो। बस मैंने जैसे कहा, आपके लक पे डिपेंड करता है। मैं भी चाहता हूँ कि कंपनी सुधर के एकदम अच्छा खासा प्रॉफिट्स वगैरह दिखाए, लेकिन जो इक्विटी बेस आज के दिन है, जो डेट है, बहुत मुश्किल काम है। तो बस लक पे डिपेंड है पूरा। तो इस पे कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, मैं नहीं। जी, तो सर की कोई अभी न्यूट्रल रेटिंग है सर, थोड़ा सा इसमें रिव्यू देख करना चाहते हैं कि कंपनी का डेट कितना उतरता है, कितना जल्दी से उतरता है। सिम सर के पास है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यूज़र हैं सब्सक्राइबर अभी कम नहीं हुए हैं ईशांत पवार जी का सवाल है SJVN पर सर, 156 के लिए हुए हैं इन्होंने शेयर, क्या करना चाहिए इनको? कौन सी कंपनी का? सर SJVN, सतलुज जल विद्युत कौन सी निगम। कंपनी, सॉरी? सतलुज जल विद्युत निगम सर। देखिए, जो वाटर रिलेटेड कंपनीज है, उसको मैं अवॉइड करना चाहूँ आगे चल के। देखिए, जो पानी की किल्लत देश देखेगा, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता, लेकिन इनफैक्ट दिल्ली में तो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो। लेकिन आगे चल के जो वाटर इश्यूज आएंगे, मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना ही बेटर है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी में आप सोलर ले लो, विंड ले लो, मैं दोनों के लिए ओके हूँ। लेकिन वाटर रिलेटेड, हाइड्रो रिलेटेड पावर कंपनीज आई वुड टोटली अवॉइड। तो मेरी तरफ से तो नहीं। जी, चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मिस्टर अजय। अजय जी, हाय सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल प्लीज। हाँ सर, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर प्लीज। सर मेरे पास वेदांता के 1014 शेयर है एट द रेट ऑफ 458। ओके सर, हाँ जी, कितना मेरा रख सर सकते हैं? अभी 1 महीना है सर व्यू। ओके, बस विवेक जी से व्यू जानना है, उनका क्या व्यू है। जी बिल्कुल ले लेते काइंडली हैं। चार्ट देख के मेरे को बता दो प्लीज। बिल्कुल विवेक सर, वेदांता के इनके पास शेयर हैं 458 रुपीज़ के, 461-62 चल भी रहा है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट है, लेकिन ज़्यादा लंबा विज़न नहीं है इनका, 1 महीने का ही है। कुछ लगता है आपको मूव मिल पाएगा ऑन चार्ट्स, ऑन कुछ न्यूज़ फ्लो जो चल रहे हैं अभी? तो देखिए, मतलब बहुत ही अगर शॉर्ट टर्म व्यू आपका है, तो मुझे लगता है कि करीबन 443 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बने रहिए, क्योंकि 1 महीने का ही व्यू है। या तो 443 तोड़े, या फिर ऊपर की तरफ 481 जाए। तो 1 महीने का व्यू तो नहीं रहेगा। 481 आपको अपर साइड में, और लोअर साइड में 443। बिल्कुल, तो यहाँ पर 443 और 481 ये दो लेवल्स आपको याद रखने हैं अजय जी, जहाँ पर कि मार्केट में इस काउंटर की चाल बन सकती है। कुछ एक और भी कॉलर्स के सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर आया है कॉन्फिडेंस पेट्रो के लिए सर, इनके पास 106 रुपये के रेट के 70 शेयर लिए हुए हैं, 1 साल तक रख सकते हैं, क्या करना चाहिए सर? सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है और अब तो स्टेशंस भी बना रही है, क्या करें? देखिए, वापस ये, जब कंपनी को IGL MGL टाइप ऑफ कंपनी से कॉम्पीट करना है, तो ये बहुत ही छोटा विकल्प है। और वैल्यूएशन वाइज भी इतना कोई कंफर्टिंग लेवल नहीं है। इसके लिए आपको दिखा कि मतलब करीबन 115 जाके आपको ये टूट के 80 रुपए के आजू बाजू घूम रहा है। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, ये आपको बार बार दिखेगा होते हुए आज के दिन बाजार में, मिड एंड स्मॉल कैप्स में पर्टिकुलरली। और ये तो एकदम ही स्मॉल कैप है, तो खाली 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। अब क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक इतना गिर चुका है, ये इसका एक बहुत अच्छा लंबा करीबन सपोर्ट आता है 70 रुपीज के आजू बाजू। तो अगर 70 रुपए तोड़ता है, तो आप से तो 100% निकलना ही निकलना है। बहुत ही वीक हो जाएगा, क्योंकि कई बार उसने टेस्ट किया है 70 रुपए और वहां से बाउंस बैक दिया है। तो 70 रुपया आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक घुस चुका है। और अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको 100 रुपया टच करके उसको तोड़ने में बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी। टारगेट होगा जी 100, स्टॉप लॉस होगा 70। जी बिल्कुल। एक हमारे साथ और कॉलर जोड़ चुके हैं, मिस्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल जी। अग्रवाल सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़।
कृष्ण कुमार अग्रवाल जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। सर पूछिए अपना सवाल प्लीज़। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास में इंडसइंड बैंक के 120 शेयर 1509 के भाव के लिए हुए हैं। ओके सर, कितना समय दे सकते हैं इस काउंटर को? ये कोई ये नहीं है, मैंने तो अपने इसके लिए लेते हैं डेली बेसिस ट्रेडिंग के लिए। ओके तो ये बिल्कुल, लिया हुआ था मेरा, उसके बाद में भैया टूट गया। चलिए पूछ तभी और लेते हैं। क्या वैसे तो सिचुएशन लग- ट्रेडिंग का जो सवाल है वो थोड़ा सा विवेक जी अवॉइड करते हैं, लेकिन एक व्यू ले लेते हैं इंडसइंड बैंक पर। सर इन्होंने लिए हुए हैं 1500 के ऊपर के भाव के, अभी 1458 चल रहा है, शेयर तो नीचे आ गया इनकी खरीद से। लगता है कि इस मंथ में, जबकि अब रिजल्ट का सीज़न होगा, इंडसइंड बैंक भी शुरुआत में ही रिजल्ट दे देता है, कुछ रिकवरी आ सकती है काउंटर पर? देखिए, अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखो फंडामेंटली टोटली, तो स्टॉक अच्छा है, क्योंकि अभी हाल ही में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जो रैली आई थी उसके कारण सारे स्टॉक्स बढ़े थे। और दिग्गज बैंकों जो बैंक्स में आता ही, और जो हिंदुजा ग्रुप का इंटरेस्ट है बैंक में, वो अभी भी एकदम काफी इंटरेस्ट उनको मतलब है। तो इस कारण स्टॉक आपको फंडामेंटली आप देखोगे तो रिकवरी करते हुए दिखाएगा, ये पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए आप इसको रख सकते हो। लेकिन आप अगर प्योर ट्रेडिंग है सर, होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तो इनफैक्ट आपको 1470 के आजू बाजू ही निकल जाना चाहिए था। अब आप अगर आपके पास होल्डिंग है तो अगर 1453 के नीचे अगर क्लोज होता तो आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें रहना पड़ेगा। लेकिन आपके पास दम है, होल्ड कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, आप इसको होल्ड करिए, फंडामेंटली अच्छा काउंटर है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है पूजा नवनीत राजपूत जी, नवीन राजपूत जी का। इनके पास सर ओलेक्ट्रा ग्रीन के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 2033 रुपये के भाव के, क्या करना चाहिए सर? शेयर तो बहुत ज़बरदस्त चला है ये। शेयर बहुत जबरदस्त चल चुका है और उसके बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, करीबन 200-250 रुपए का, क्योंकि मुझे ध्यान है ये अब, क्योंकि इतनी जगह पे शो करते हैं, कहाँ नहीं बोला हुआ ये याद नहीं है, लेकिन हाँ, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का वैल्यूएशन बहुत कॉस्टली है, आपको सावधानी बरतनी होगी करके ये रिकमेंडेशन तो दी हुई है। और मुझे लगता है कि इस वैल्यूएशन में भी मुझे स्टॉक बहुत ही कॉस्टली लग रहा है, तो 190 पी पे ये चल रहा है। देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी बेसिकली ई बसेस बनाती है, और जितनी भी सरकारें हैं देश में, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो लोग सब ई व्हीकल्स की ओर देख रहे हैं, और काफी स्टेट गवर्नमेंट्स के उनको ऑर्डर भी मिल रहा है। लेकिन जो इनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज है ये बहुत छोटी है कंपेयर टू टाटा मोटर्स या अशोक लेलैंड, तो इसके लिए मैंने अशोक लेलैंड कई बार रिकमेंडेशन दिया हुआ था, और उसके बाद तो बढ़ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में आप अगर दिग्गज कंपनीज के साथ रहो तो ही बेटर है, और इससे फिलहाल आप निकल सकते हो। अगर आपको 1400 लेवल मिले तो आप री एंट्री करिए, तो स्टॉक कॉस्टली है। जी। एसपी वर्मा जी का सवाल है 5 पैसा पर। सर 40 शेयर हैं इनके पास 733 रुपये के रेट पर, क्या करना चाहिए? नज़रिया 1 वर्ष का है। कौन सी कंपनी? सर 5 पैसा। 5 पैसे, देखिए ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी वगैरह है, आई थिंक आपको अवॉइड ही करना बेटर है। क्यों? एक तो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, निगरानी में है सारी फाइनेंशियल कंपनीज, तो आज और वैल्यूएशन वाइज भी मुझे कंफर्टिंग बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो निकलिए, 750 का 500 हो गया, 500 का 400 का हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो आई थिंक बुक प्रॉफिट या बुक लॉस जो भी है आपके पास। तो मिड कैप मसाला को तो यहीं पे विराम देने का समय आ गया।